हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो हम दो तरह के एनालिसिस करते हैं, एक है शॉर्ट एनालिसिस, दूसरा है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में पी यूज़ होता है पॉलिटिकल के लिए, ई इकोनॉमिकल के लिए, एस सोशल के लिए, टी टेक्नोलॉजिकल के लिए, ई इन्वायरमेंटल के लिए, एल लीगल फैक्टर के लिए यूज़ होता है। लेकिन इस चैप्टर का नाम तो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर है। हम इस चैप्टर में ये पॉलिटिकल लीगल फैक्टर के बारे में बहुत कुछ, सब कुछ जो है वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छी नज़र नहीं आता तो कोई बात नहीं है, इस पर अलग अलग एक एक चैप्टर है। और ये तो मैं वैसे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई एक आइडिया हो जाए। तो पॉलिटिकल फैक्टर, इसमें हम गवर्नमेंट रूल पढ़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वगैरह इस तरह चीज़ें इसमें आती है। जबकि इकोनॉमिकल फैक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये सब कुछ बहुत डिटेल में है, सब कुछ पढ़ेंगे। सोशल फैक्टर, इसमें हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, ये सब कुछ इसमें आता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर एटीट्यूड, सेफ्टी पीसेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस वगैरह। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि मुल्क कितना एडवांस हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव, लेवल ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, सब कुछ ये इसमें आता है। जबकि इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे सिक्योर करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, जैसे वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, क्लाइमेट चेंज वगैरह इस तरह चीज़ें इसमें आते हैं। जबकि लीगल फैक्टर में हम लॉ को स्टडी करते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर का नाम पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर है। चैप्टर 6, एक्सटर्नल एनालिसिस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। इसमें हम सबसे पहले जो आता है वो है, इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिटिकल सिस्टम या इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो रूल कर रहे होते हैं, जो गवर्न कर रहे होते हैं, वो जो पॉलिसी सेट करते हैं वो स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि पॉलिसीज़ जो है वो सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं, उनका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो एक दफ़ा रीड करते, पॉलिटिकल सिस्टम, a set of institution, political organization and interest group, and the relationship between them, and the rules and norms that govern their functions, such as constitution and election law. There are 3 levels of political system. Political system की 3 लेवल है that organization have to take account. इसमें जो सबसे पहले है वो ग्लोबल, such as the World Trade Organization, यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन। दूसरा नंबर पर है नेशनल गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है। तीसरा नंबर पर है लोकल, यानी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, काउंसिल वगैरह इसमें आते हैं। सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी इंक्लूड द फॉलोइंग। लीगल अथॉरिटी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, जैसा सबसे पहले है सुप्रानेशनल, दूसरा है नेशनल, तीसरा है रीजनल। सुप्रानेशनल पहले पढ़ते हैं। ये ग्लोबल लीगल अथॉरिटी है, जो पूरी दुनिया में लीगल अथॉरिटी जो है, जो लॉ सेट करते हैं, जो ग्लोबल होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो इसकी होती है, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट, ये सब कुछ इसमें आता है। जबकि दूसरे नंबर पर है नेशनल।
नेशनल, जिसमें पार्लियामेंट आता है, यानी पार्लियामेंट ने क्या ला सीट किया हुआ है वो इसमें आती है। नेशनल, एक दफ़ा रीड करते हैं। नेशनल गवर्नमेंट थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर कोर्ट सच एज द सुप्रीम कोर्ट इन द यूके एंड यूएसए, अदर कोर्ट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ केसला एंड सिटिंग ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें दो लफ्ज़ है, एक है केसला और प्रेसिडेंट। ये क्या होता है? केसला, जो एक केस से अपला डिराइव करते हैं उसको केसला कहते हैं। प्रेसिडेंट क्या चीज़ है? प्रेसिडेंट जो जज ने प्रीवियस डिसीजन दिया होता है ना, इस जैसे सिमिलर केस आज है, पिछले डिसीजन से हेल्प लेके केस को डिसाइड करते हो, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। और 3 नंबर पर लीगल अथॉरिटी में क्या है? रीजनल, यानी लोकल लॉ जो होते हैं वगैरह वो इसमें आता है। जैसे रीजनल फेडरेशन गवर्नमेंट, एग्जांपल विल्श असेंबली इन द यूके, स्टेट गवर्नमेंट इन द यूएसए, लोकल काउंसिल थ्रू द यूज़ ऑफ बाईलॉज। यहाँ पर कुछ पेजेस की प्रिंट अच्छी नहीं आई थी, वो तो मैंने उसको पेजेस पे लिख दिया, जैसे ये है, और एक दो पेजेस और भी इस तरह है। इसका प्रिंट बिल्कुल ख़राब था और अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि वैसे लिख दूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो समझने में। हाउ गवर्नमेंट कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है? तो 2 वेज है जिनके थ्रू वो कर सकता है। सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और दूसरी नंबर पर है लेजिस्लेशन बाय लॉ, वो नीचे है, हम पढ़ेंगे। पहले गवर्नमेंट पॉलिसी को पढ़ते हैं, फिर लेजिस्लेशन बाय लॉ पर आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं? जैसे बायला आप ट्रेड कर सकते हो, आपको ट्रेडिंग अलाउड है। हमने श्रीलंका के साथ ट्रेड कर दिया, हमने इंडिया के साथ ट्रेड कर दी, हमने अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर दी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई फॉरेन पॉलिसीज़ नाफिज की कि आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो देखिए गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है उसने इफेक्ट की ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ से। इसमें जो सबसे पहला है वो है क्राइम। क्राइम की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, तो जो फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी प्रोविज़न करते हैं, तो इसके लिए पॉलिसीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा रीड करते हैं। क्राइम पॉलिसी कैन अफेक्ट फर्म दैट स्पेशलाइज इन सिक्योरिटी। दूसरी नंबर पर है डिफेंस। डिफेंस की अगर पॉलिसीज़ बनी हुई है तो मिलिट्री बेस पे, तो जो सप्लायर है जो इनके साथ डीलिंग करते हैं उनके लिए इस पॉलिसीज़ के साथ कॉम्प्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफेंस पॉलिसी विल प्राइमली आर्म मैन्युफैक्चरर्स, क्लोजर ऑफ मिलिट्री बेस कुड हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द लोकल सप्लायर्स। 3 नंबर पर है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। बेसिकली जो फैक्ट्री होते हैं ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते हैं, उनको इस पॉलिसीज़ पर नज़र रखनी है, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को इमिट ना करें, क्योंकि फिर बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है। इन्वायरमेंटल टारगेट इन अ ग्रीन हाउस गैस इमिशन विल अफेक्ट अ मेजर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ था। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, वो है लेजिस्लेशन बाय लॉ। गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं? तो 2 वेज थे जिनके थ्रू कर सकते थे। पहला था गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमने पढ़ा। अब दूसरा नंबर पर है लेजिस्लेशन, डायरेक्ट लेजिस्लेशन। तो ये किस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं? The second way that government can affect organization is by direct legislation. Organization must comply दूसरा जो तरीक़ा है जो गवर्नमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं वो है डायरेक्ट लेजिस्लेशन, यानी जो कानून साजी वगैरह इस तरह है जो लॉ को नाफिज करते वगैरह। The second way that government can affect organization is by direct legislation. Organization must comply with the appropriate legislation. Failure to do could result in fines, closure, bad publicity,
and loss of customer. Most industries have specific legislation that they have to comply with. Example, food labeling in food industry. There are number of pieces of legislation that comply to most or all of the organization. तो लेजिस्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 तरह की पढ़ेंगे, जिसमें जो है पहला है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन, तीसरा है हेल्थ एंड सेफ्टी, चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन, तीसरा है हेल्थ एंड सेफ्टी, चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, एक एक को अलग और बहुत अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। डायरेक्ट लेजिस्लेशन में जो सबसे पहला था वो था एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस हवाले से क्या लाज है। अब तो तकरीबन हर कंट्री गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बताई हुई है कि वो अपने एम्प्लॉय को बचा सकता है एम्प्लॉयर के अनफेयर ट्रीटमेंट से। ये जो प्रोटेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक टर्मिनेशन से है, यानी जब एम्प्लॉय को जॉब से टर्मिनेट किया जाता है तो उस वक्त उसके साथ क्या डीलिंग होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है डिसमिसल। ये जो प्रोटेक्शन है हम पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक टर्मिनेशन से है, यानी जब एम्प्लॉय को जॉब से टर्मिनेट किया जाता है तो इस वक्त इसकी साथ क्या डीलिंग होनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहला आता है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन में वो है डिसमिसल। इसमें बंदे को हटा देते हैं डिसमिसल में, ये जो डिसमिसल है इसमें बंदे को हटा देते हैं, वो काम इदारे में है लेकिन आपको इदारे से निकाला गया। इसमें 3 तरह के डिसमिसल आते हैं। ये एक्चुअल डिसमिसल, एक्सपायरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा नंबर पर कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। तो डिसमिसल is of a personal nature in which employee is fired with or without legitimate reason. Dismissal can be made in the following ways. एक्चुअल डिसमिसल कैसे होते हैं, जिसमें बोल के या लिख के कहते थे कि आप डिसमिस हो गए। एक्चुअल डिसमिसल विच इज़ आइदर ओरल और इन रिटन। दूसरे नंबर पर है एक्सपायरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रिन्यूअल। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था एम्प्लॉयमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। जो तीसरा नंबर पर है वो है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। एम्प्लॉयर ने ऐसी सिचुएशन पैदा की, यानी बॉस ने ऐसी सिचुएशन पैदा की जिसकी वजह से एम्प्लॉय के लिए जॉब करना मुश्किल हो जाता है और वो जॉब से रिज़ाइन दे देता है। जैसे हमारी ड्यूटी को सुबह से शाम कर दी, जब एम्प्लॉयर हमें हरेस कर रहा है यानी तंग कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो एक दफ़ा रीड करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। Constructive dismissal is defined as a situation when an employee resigns due to breach of contract of employment by employer, such that it is not practically possible to continue job. Example include change in working time, change in nature of the job, health and safety issues. In constructive dismissal, employee must prove that the breach of contract done by the employer. Intention of employer is not relevant factor. तो लेजिस्लेशन इस बारे में क्या कहते हैं कि जब आप एम्प्लॉय को डिसमिस कर रहे हो, नोटिस ऑफ डिसमिसल, जब एम्प्लॉय को डिसमिस कर रहे हो तो इसको एटलीस्ट स्टैट्यूटरी नोटिस पीरियड भेजना चाहिए। बगैर नोटिस पीरियड आप एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते। अगर वो 1 से 2 साल तक मुसलसल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा, अगर 2 साल तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहा तो इसको 1 हफ्ता पहले नोटिस भेजना चाहिए कि मैं आपको डिसमिसल कर रहा हूँ। अगर नोटिस नहीं भेजा तो इसको समरी डिसमिसल कहते हैं। अगर 2 से 12 साल तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहा तो 1 वीक फॉर कंप्लीटेड ईयर आपको नोटिस भेजना चाहिए। इस तरह 12 ईयर तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहा तो 12 वीक्स पहले आपको नोटिस भेजना चाहिए।
एम्प्लॉय को भी चाहिए, अगर वो जॉब को छोड़ रहा है तो एक हफ्ता पहले एम्प्लॉयर को नोटिस भेजना चाहिए, अगर वो 4 हफ्तों तक एम्प्लॉय रहा। अगर शॉर्ट नोटिस भेज दिया तो इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर ने इस तरह कर दिया कि शॉर्ट नोटिस भेज दिया, कि अगर शॉर्ट नोटिस भेज दिया तो इसके लिए भी एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। बगैर नोटिस पीरियड आप एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हो जब एम्प्लॉय इस तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटी। इस तरह एक्टिविटी में अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो तो आप बगैर नोटिस पीरियड के आप एम्प्लॉय को निकाल सकते हो, डिसमिस कर सकते हो। अब एक दफ़ा रीड करते हैं। एन एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन अ नोटिस बिफोर डिसमिसल एट लीस्ट अब स्टैट्यूटरी पीरियड विद स्टैट्यूटरी पीरियड कंटिन्यूस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 to 2 years 1 week notice, 2 years to 12 week, 2 years to 12 years 1 week per completed year, 12 years plus 12 week. If no notice is given, then it is known as a summary dismissal. Employee must give employer notice at least 1 week before job if continuous employment is up 4 week. Greater notice period may required if contract so. अनफेयर ग्राउंड पर डिसमिसल। जब एम्प्लॉय को अनफेयर ग्राउंड पर डिसमिस कर रहे हो, जैसे ज़ात, रंग, मजहब, विसल ब्लोइंग आर पार क्लेमिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, देन एम्प्लॉयर बॉस को रेमेडीज पे करना पड़ेगा, जैसे री इंगेजमेंट डैमेजेस। री इंस्टेटमेंट में एम्प्लॉय को इसकी पुरानी पोजीशन पर बिठा दिया जाता है, जबकि री इंगेजमेंट में एम्प्लॉय को इसकी इक्वल पोजीशन दी जाती है। जैसे पहले मार्केटिंग मैनेजर था, आपको दूसरी मैनेजर बना दिया, जैसे फाइनेंस मैनेजर। तीसरी है डैमेजेस। ये मॉनेटरी कंपनसेशन होते हैं, जैसे बेसिक अवार्ड यानी रिडंडेंसी पे जो फार्मूले से कैलकुलेट करते हो वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। कंपनसेशन अवार्ड एम्प्लॉय के केस पर जितनी खर्ची हुई है वो भी क्लेम कर सकता है। एडिशनल अवार्ड अगर एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि वो एम्प्लॉय को री इंस्टेट और री इंगेज कर दे, देन कोर्ट डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय को कितना पे कंपनसेशन दिया जाए। अगर अनफेयर ग्राउंड पर डिसमिस कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर यानी बॉस को फिर ये डैमेजेस रेमेडीज वगैरह पे करना पड़ेगा लाजमी। अनफेयर ग्राउंड पर डिसमिसल एम्प्लॉय डिसमिस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, caste, religion, maternity right, etc. रेमेडीज री-इंस्टेटमेंट, री-इंगेजमेंट डैमेजेस। ये आपके बिजनेस टेक्नोलॉजी में इतना कुछ नहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस सब कुछ को डिफिनीशन नहीं लिख दिया हुआ है, क्योंकि इसमें के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, इसलिए ये इसके साथ ऐड कर दिया। एम्प्लॉयर ने जो प्रोटेक्शन बताई हुई थी, इसमें जो सबसे पहला था वो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन में हमने डिसमिसल पर पढ़ा। अब दूसरा नंबर पर है रिडंडेंसी। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन में ये अंदर जो 2 टॉपिक है, इसमें डिसमिसल तो हमने पढ़ा, अब दूसरा है रिडंडेंसी। जब एम्प्लॉयर को वर्क फोर्स का साइज रिड्यूस करना पड़ता है, एक एम्प्लॉय का रेस्टोरेंट है, इसमें एक पोर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं इस पोर्शन को शट डाउन या बंद या ख़त्म कर देता हूँ। तो अब इस पोर्शन को शट डाउन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर रखे हुए हैं उनको मूव करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। इस डिसमिसल को रिडंडेंसी कहते हैं। जो काम आप करते थे वो काम इदारे से ख़त्म हो गया। रिडंडेंसी इस वजह से होते, ज़्यादातर इस वजह से होते जब ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए या ख़ास जगह क्लोज्ड हो जाए या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम रुक जाए, तो कानून यहाँ पर एम्प्लॉय को कुछ हुकूक देते हैं। जैसे जब एम्प्लॉय रिडंडेंट होता है तो इसके साथ पहले बात किया जाए, जैसे कि द राइट टू कंसल्टेशन। तो जब एम्प्लॉय को रिडंडेंट होते हैं तो इसके साथ पहले बात किया जाए, जैसे कि मेरी मजबूरी है, मैं ये पोर्शन शट डाउन करने वाला हूँ, तो मुझे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है राइट टू अ फेयर नोटिस पीरियड।
रिडंडेंट होने से पहले नोटिस पीरियड भेजना चाहिए, फ़ौरन एम्प्लॉय को रिडंडेंट नहीं कर सकते। तीसरा नंबर पर है द राइट टू रिडंडेंसी पे। इसको रिडंडेंसी पे दिया जाए जो फार्मूले से कैलकुलेट होता है। अगर ये हुकूक ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को नहीं दी जो रिडंडेंट हुआ है तो वो लीगल क्लेम कर सकता है। तो एक दफ़ा रीड करते, हमने तो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। Redundancy is a form of dismissal which occurs when an employer needs to reduce the size of their workforce. The legislation in this area gives several typical rights to the employee being made redundant, including the right to consultation, the right to a fair notice period, the right to a redundancy pay. Again, failure to provide this right may open the organization up to a legal claims from any employees who have been made redundant. डायरेक्ट लेजिस्लेशन में जो हमने तो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन को पढ़ा, अब दूसरा नंबर पर है डेटा सिक्योरिटी। आपके पास लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, ये इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से है, यानी डेटा को सिक्योर करना है। डेटा को किन चीज़ों से सिक्योर करना है, डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, फिजिकल रिस्क इन्वायरमेंट की वजह से कोई रिस्क आ जाए और डेटा लॉस होने का ख़तरा हो, जैसे पाइड लग जाए, सैलाब आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फिजिकल रिस्क। और दूसरा है ह्यूमन रिस्क अनऑथोराइज बंदा, चाहे वो फिजिकली यानी खुद ब खुद कंप्यूटर से लॉस होने का ख़तरा हो या रिमोटली, यानी आजकल जो होता है, जैसे हैकिंग, वायरसेस के थ्रू कोई बंदा डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे। आजकल जो जैसे होता है, जैसे हैकिंग, वायरसेस के थ्रू कोई बंदा डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, वो रिमोटली में आते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं डेटा सिक्योरिटी इज़ कंसर्न with keeping data safe from various hazards that could destroy or compromise it. This includes physical risk, human risk. Physical risk impact on the physical environment in which the system exists. Example, fire or flood. Physical risk इन्वायरमेंट की वजह से कोई रिस्क आ जाए और डेटा लॉस होने का ख़तरा हो, जैसे सैलाब आ जाए, फायर लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए वगैरह, जो ये फायर और फ्लड। ह्यूमन रिस्क अनऑथराइज बंदा, चाहे फिजिकली यानी खुद ब खुद कंप्यूटर से लॉस होने का ख़तरा हो, जैसे फ्लड वगैरह की वजह से, या रिमोटली यानी आजकल जैसे होते हैं, जैसे हैकिंग, वायरसेस के थ्रू कोई बंदा डेटा को एक्सेस करने की कोशिश। ह्यूमन रिस्क एक्सेस इज गेन टू द सिस्टम बाय एन ऑथोराइज्ड यूजर इधर फिजिकली और रिमोटली। एग्जांपल, हैकिंग, वायरसेस, इन्फेक्शन और फ्रॉड एक्सेट्रा। The main risk that the computer system and data they concern include the following. यहाँ पर कुछ थ्रेट्स दी हुई है और इसका मेजर भी बताया हुआ है। इसमें जो पहला चीज़ है वो है फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज में ये चीज़ें आते हैं, जैसे फायर, फ्लडिंग की वजह से डेटा ख़त्म हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा हीट और आपके कंप्यूटर सिस्टम को हीटअप होने का ख़तरा हो, और अगर बहुत डस्ट है और डस्ट इंटर होने की वजह से सिस्टम चलना बंद हो जाए और आपकी डेटा को डैमेज होने का ख़तरा हो, ये फिजिकल डैमेज में आता है। फिजिकल डैमेज ड्यू टू फायर, फ्लडिंग, टेररिस्टिक पावर फेलर, अदर इन्वायरमेंटल, हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, डस्ट। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या काउंटर मेजर लेने हैं? अगर फायर लग जाए तो वेल डॉक्यूमेंटेड फायर प्रोसीजर, स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, कंप्यूटर इक्विपमेंट को आपने वहाँ पर रखना है जहाँ पर बेसिकली ठीक हो, बैकअप जनरेटर होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप डेटा फाइल्स हों, अगर आपके पास बैकअप डेटा फाइल्स होना चाहिए, जैसे खुदा न ख्वास्ता आपकी डेटा डैमेज हो जाए तो इसकी कॉपीज़ वगैरह दूसरी जगह पर हो,
हमने टू एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा रीड करते हैं। काउंटर मेजर, वेल डॉक्यूमेंटेड फायर प्रोसीजर, स्टॉप ट्रेनिंग, प्रोवाइड एग्जिस्टिंग्विशर एंड स्मोक हीट डिटेक्टर, फायर डोर्स. Computer equipment might be located in the segregated area in which air conditioning and dust control operate effectively. Backup generator, off-site facility to cater for the possibility of total destruction of the in-house computer equipment. Off-site backup copies of data files. पोटेंशियल थ्रेट में दूसरा नंबर पर ये है, human damage caused by human interference such as unauthorized access resulting in theft, piracy, vandalism. ह्यूमन डैमेज करने की कोशिश करें तो ह्यूमन डैमेज करने की कोशिश करे तो क्या करना है? अगर वो इंटरफेरेंस करे, अगर वो अनऑथोराइज एक्सेस करे यानी चोरी करने की कोशिश करे तो आप क्या काउंटर मेजर ले सकते हैं? तो हम क्या मेजर लेते हैं? जैसे पिन कोड लगाए, अपनी सीसीटीवी कैमरा लगाए, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रखे, हार्डवेयर के साथ साउंड अलार्म टैग कर दे। अगर कोई हार्डवेयर निकालना है तो वो साउंड अलार्म आवाज़ देता है, तो फिर सारे लोगों को पता चलता है कि कोई हार्डवेयर निकाल रहा है, हार्डवेयर को ऑफ लॉक कर सकते हो। या अब हमने पढ़ा, एक दफ़ा रीड करते हैं। और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर रूम, क्लोज सर्किट टीवी एंड सिक्योरिटी गार्ड. Hardware can be physically or electronically tagged to sound alarm if it is removed from the building. Hardware can be locked down. इसमें जो तीसरा है वो है ऑपरेशनल प्रॉब्लम. अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ जाए, ऑपरेशनल प्रॉब्लम सच एज प्रॉब्लम बग्स एंड यूज़र ऑपरेशनल एरर, तो हम क्या मेजर ले सकते हैं? तो हम कैसे मेजर ले सकते हैं? इसमें हम क्या क्या करेंगे? न्यू प्रोग्राम की टेस्टिंग करेंगे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. एक दफ़ा रीड करते. थ्रू टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोग्राम्स, स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर. तीसरा नंबर पर है, चौथे नंबर पर है डेटा करप्शन, एग्जाम्पल वायरसेस एंड हैकर. तो हम क्या मेजर ले सकते हैं? जैसे अगर वायरसेस आ रहा है और हैकिंग करने की कोशिश की जा रही है, अगर वायरसेस आ रहा है तो एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर लगाए, पासवर्ड लगाए, कम से कम लोग इस कंप्यूटर को ओपन कॉल कर सकें, बाकी इसके ऑफसाइड कॉपीज भी रखें. एक दफ़ा करते. एंटीवायरस एंड फायर सॉफ्टवेयर, पासवर्ड एंड यूज़र नंबर लिमिट्स, ऑफसाइड बैकअप कॉपीज ऑफ द डेटा फाइल्स. सबसे आखिरी नंबर पर है डेटा थेफ्ट, एग्जाम्पल फ्रॉड, इंडस्ट्रियल स्पॉन्ज, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. तो हम क्या मेजर ले सकते हैं? डेटा इनक्रप्शन डेटा करें, पासवर्ड लगाए, लोग इस डेटा तक न पहुंच जाए. जैसा डेटा इनक्रप्शन टेक्निक्स, पासवर्ड एंड यूज़र नंबर्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. तो ये इसके लिए हम मेजर ले सकते हैं, काउंटर मेजर ले सकते हैं. हमने डायरेक्ट लेजिस्लेशन में दो चीज़ें पढ़ी. पहला था एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, दूसरा था डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी. और अब तीसरा नंबर को डायरेक्ट लेजिस्लेशन में जो तीसरा नंबर था वो हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस. तो हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस को स्टडी करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी की क्या लाज होने चाहिए? अब डिफरेंट हैजर्ड है, डिफरेंट डेंजरसेस है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है. जैसे बिजली की तार अनसेफ लगी हुई है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, ऐसी डेंजर्स है वर्क प्लेस में, तो इसको मिटिगेट यानी कम करना चाहिए. ऐसे डेंजर्स अगर वर्क प्लेस में मौजूद है जिससे इंसान की सेहत को या इंसान को कोई डैमेज हो सकता है, इसके लिए भी लेजिस्लेट बनाई गई है. तो लेजिस्लेशन में दो चीज़ें कवर होते हैं
कि एम्प्लॉय की भी कुछ ड्यूटी है और एम्प्लॉयर यानी बॉस की भी कुछ ड्यूटी है, दोनों फुलफिल करनी है ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन कर सके। एक दफ़ा रीड करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, देयर आर नंबर ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड इन द एनी वर्क प्लेस, सम एग्जाम्पल इंक्लूड अनसेफ इलेक्ट्रिक, torn carpets, poor lighting, UV floor, top heavy filing cabinet. The law typically put the responsibility for health and safety on both employer and employee. Employer यानी boss and employee यानी workers. अब employer की भी responsibility पलटे है और employer की भी responsibility पलटे है और employee की भी। डायरेक्ट लेजिस्लेशन में जो तीसरा था वो हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। तो हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर पर यानी बॉस पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है और एम्प्लॉय को भी। अब हम पहले एम्प्लॉयर यानी बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी आपके बॉस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है। सबसे पहला कि वो आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दे। नंबर दूसरा, जहाँ पर हेल्थ का रिस्क ना हो। नंबर तीसरा, इंश्योर करना कि प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रही है वो सही हो। इंश्योर करना कि प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रही हो वो सही हो। नंबर थर्ड पर है इंश्योर करना कि प्लांट एंड मशीनरी जो यूज़ कर रही हो वो सही हो। नंबर फोर्थ पर है अगर कोई डेंजरस जगह हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि यहाँ से बच के रहना है। नंबर 5 पर है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और आखिर में एम्प्लॉयर का काम है कि इक्विपमेंट को चेक करे और मेंटेन करे। और जो सबसे आखिरी सेटअप इमरजेंसी प्लान और इसके साथ इमरजेंसी प्लान सेट करे, यानी अगर फायर लग जाए तो फायर एग्जिट करना, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करना वगैरह इस तरह चीज़ें। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, हमने तो पहले डिस्कस किया, एक दफ़ा रीड करते हैं। द एम्प्लॉयर यानी बॉस हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी provide safe working environment, prevent risk to health, ensure that plant and machinery is safe to use and that working practices, inform staff of any potential hazard, provide adequate first aid facilities, check the right equipment is used and that is regularly maintained, set up emergency plan। एक दफ़ा फिर, employer has a responsibility or a duty provide safe working environment, prevent risk to health, ensure that plant and machinery is safe to use, that working practices, inform staff of any potential hazard, provide adequate first aid facilities, check the right equipment is used and that is regularly maintained, set up emergency plans। हेल्थ एंड सेफ वर्किंग प्लेस को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने पढ़ी, और अब एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ताकि वर्क प्लेस को मेंटेन कर सके, ताकि वर्क प्लेस को में जो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ है वो मेंटेन कर सके। एम्प्लॉय पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब हम पढ़ते हैं। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्कर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हेल्थ की खुद भी कुछ रीज़नेबल केयर करेगी। यानी अगर एम्प्लॉयर ने कहा है कि वहाँ ख़तरा है तो वर्कर को चाहिए कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पर आप रीज़नेबल केयर से काम करो और दूसरे लोगों का ज़िंदगी रिस्क में ना डालो। नंबर 3 पर क्या है, अगर कोई
वर्कर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेशन करे और जो ट्रेनिंग आपको दी और जो चीज़ें बता रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से इनको फॉलो करना। जबकि लास्ट फोर्थ जो है, अगर कोई इंजरी हुई है जॉब के दौरान तो इसको रिपोर्ट दो। अब इसको एक दफ़ा रीड करते, पहले तो डिस्कस किया, एक दफ़ा रीड करते। द एम्प्लॉय हैज़ अ ड्यूटी टू टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी। सेकंड नंबर पर, टेक अ रीजनेबल केयर नॉट टू पुट अदर पीपल एट रिस्क। थर्ड नंबर पर, cooperate with their employer to ensure that they have adequate training and are familiar with their employer health and safety policies. Number 4 last, report any injuries suffered as a result of performing the job. डायरेक्ट लेजिस्लेशन में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। पहले एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। इसके बाद फिर सेकंड नंबर था डेटा प्रोटेक्शन, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर तलता हेल्थ एंड सेफ्टी, अब जो ख़त्म हो गया। अब जो हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो कुछ थी वो। अब डायरेक्ट लेजिस्लेशन में जो सबसे आखिरी चीज़ है, सबसे आखिरी टाइप्स है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। हम कंज्यूमर बेसिकली कस्टमर होते हैं। बहुत कंट्रीज़ में लॉ होते हैं कि वो कंज्यूमर को बचाता है ताकि बिज़नेस उसके साथ ज़्यादती ना करे, क्योंकि कंज्यूमर को चीज़ों का इल्म नहीं होता। ये लॉ बहुत कम्प्लेक्स होती है और एक मुल्क के दूसरे मुल्क से वेरी भी करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मैनी कंट्रीज हैव लेजिस्लेशन विच अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम falling victim to unscrupulous or unethical business. These laws are often very complex and will vary from country to country. However, for the purpose of your exam, only a basic understanding of the common principle found in such legislation is required. कंज्यूमर राइट, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये कंज्यूमर राइट एक टॉपिक है, अब ये पढ़ते हैं। कंज्यूमर बेसिकली कस्टमर होते हैं जो आपसे सामान ख़रीद रहा होता है, जो आपसे सामान खरीद रहे होते हैं। इस हवाले से भी कंज्यूमर राइट एक्ट बना हुआ है। Many countries have legislation designed to protect consumer when they purchase goods from other individual or from business. In the UK, this is dealt with the Consumer Right Act. अब प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन अब हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। There has many features, but there are several key principles built into the act. This include, ये हम पहले डिस्कस करते फिर एक दफ़ा रीड करते, पहले डिस्कस करते हैं। इसमें जो ये सबसे पहला है, जो बंदा चीज़ बेच रहा है उसके पास उसका ऑनरशिप होना चाहिए। नंबर सेकंड पर, जो चीज़ बेच रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का होना चाहिए और जो बंदा ख़रीद रहा है उसका मकसद भी पूरा करे, जो ये है थर्ड नंबर। अगर मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, उसने मुझे डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि मैं आपको ये डेल कोर i5 जनरेशन लैपटॉप दे रहा हूँ, तो उसने मुझे डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ था, तो जो डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ था वही डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ मुझे देनी चाहिए, कंज्यूमर को देनी चाहिए। नंबर 4 लास्ट पर जो है, नंबर 4 जो लास्ट पर है, अगर कोई डिजिटल कंटेंट है जैसे ऑनलाइन फिल्म्स, गेम्स और वो फॉल्टी निकला, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो क्या है कि मुझे रिपेयर करके दो या फिर रिप्लेस करके दो या फिर रिप्लेस दो। तो अब इसको एक दफ़ा रीड करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया, एक दफ़ा रीड करते हैं। कंज्यूमर राइट, there has many features, but there are several key principles built into the act. This include, the seller must have a legal title or ownership of the item they are selling. Second number for, the goods sold must be a satisfactory quality and fit for their intended purpose. Number 3, when a buyer makes a purchase based on the description of an item, the goods must be correspond with this description. Number 4, when digital content, example online film, game, ebooks, etc. is fault, consumers are given a clear right to repair or replacement.
ये जो चार बातें हमने पढ़ी थी, ये जो हमने चार बातें पढ़ी थी, ये प्रोडक्ट ख़रीदने से था। अब यानी कंज्यूमर, अब यानी जब किसी से सर्विसेज ले रही हो तो इसमें कुछ लेगिस्लेशन कंज्यूमर राइट एक्ट कहता है। In addition, the legislation also extend to the provision of services, not just a good. This requires services provide to, ये तीन बातें पहले डिस्कस करते फिर एक दफ़ा रीड करते। नंबर फर्स्ट पर जो है वो कि वो रीज़नेबल स्किल और केयर के साथ सर्विसेज दे। नंबर सेकंड पर वो सर्विसेज रीज़नेबल टाइम में दे, वो सर्विसेज रीज़नेबल टाइम में दे, जैसे कोर्सेज को एग्ज़ाम से पहले कवर कर दे। और ये जो तीसरा है, और रीज़नेबल प्राइस पर करनी चाहिए, जैसे एक बंदा $100 का काम 600 पर कर दे तो ये तो मुनासिब नहीं है कंज्यूमर के साथ, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा रीड करते हैं। दिस रिक्वायर सर्विसेज प्रोवाइड टू बी कैरिड आउट विद अ रीजनेबल स्किल एंड केयर। सेकंड नंबर कंप्लीटेड विद अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। नंबर थर्ड कंप्लीटेड एट अ रीजनेबल प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है वो सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हर एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते वो जा सकते हैं। जैसे जुए का एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट, जब हम सामान खरीद रहे होते तो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कुछ टर्म सेट की होती है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जब झगड़ा होता है तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। एक दफ़ा रीड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। सच अ कॉन्ट्रैक्ट is known as a simple if it is not required to be in a particular form. A contract is a legally enforceable agreement between two or more parties. Such a contract is known as simple. It is not required to be in any particular form. It is commonly held misconception that all contract must be written in order to be legally binding. In fact, many contracts can be in other forms, such as verbal contract. However, in the event of dispute between the parties, non-written contract can be difficult to prove or enforce. इसके मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। फीचर ऑफ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर इन ऑर्डर टू बी वैलिड। नंबर फर्स्ट पर एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज़ का एग्री होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज़ का एग्री होना ज़रूरी है। नॉर्मली इसका मतलब होता है एक पार्टी अपर कर दे तो दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर दिया, यानी मैंने एक बुक की अपर कर दिया 100 रुपये की, मैंने एक बुक की अपर कर दिया 100 रुपये की, और दूसरी बंदा आ गया और उसने एक्सेप्ट किया, तो ये एग्रीमेंट बन गया। मैंने एक बुक की अपर कर दिया 100 रुपये के और दूसरा बंदा किया उसने एक्सेप्ट किया, तो ये एग्रीमेंट बन गया। इसमें जो दूसरा चीज़ है वो कंसिडरेशन, दोनों पार्टीज़ की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं बुक बेच रहा हूँ, मेरी तरफ से है प्रॉमिस टू गिव द बुक, मेरी कंसिडरेशन ये है कि मैं बुक दूंगा। दूसरी तरफ से क्या कंसिडरेशन कि वो हमें पैसे देंगे, यानी 100 रुपये देगा। कंसिडरेशन, इन मेनी कंट्रीज बोथ पार्टीज हैव यूजुअली हैव टू गेट some value from the contract. Each party must offer some consideration to the other. और थर्ड नंबर पर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, इंटेंशन होना चाहिए था लीगल रिलेशन करने का। आपने जो बात की थी इंटेंशन था कि मैं लीगली रिलेशन में जाना चाहता हूँ, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, इंटेंशन होना चाहिए था लीगल रिलेशन करने का। आपने जो बात की थी इंटेंशन था कि मैं लीगल रिलेशन में जाना चाहता हूँ। जब एक लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, तो ये तो उसने वैसे कहते हैं।
मियाँ बीवी की बातें जो होती है, इसका इंटेंशन तो नहीं होता लीगल रिलेशन सिवाय तलाक। तलाक की वो जो होता है वो तो इंटेंशन के साथ करते हैं, लीगली बाइंडिंग होता है। सो इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, both parties must clearly intend their relation to be legally binding. For example, an informal arrangement to go shopping with a friend would not normally constitute a legally binding contract. सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में जो चौथा इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है कैपेसिटी एंड लीगलिटी। एक बंदा 13 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। एक बंदा 13 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक बंदा शराब की हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लीगलिटी में जैसे आप किसी की मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टेक द पार्ट करते कैपेसिटी एंड लीगलिटी। ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू इंटर द कॉन्ट्रैक्ट। इन मेनी कंट्रीज इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 16 कैन नॉट इंटर अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इन एडिशन, contract cannot be formed for the purpose of illegal act. For instance, a contract to commit a murder cannot be legally enforced. By creating legislation surrounding simple contracts, the government can protect consumer from being taken advantage of business or other individual. For example, our children will unable to sign a binding contract as they are unlikely to be fully aware of the consequences. ये तो था बिजनेस टेक्नोलॉजी का सिक्स चैप्टर, एक्सटर्नल एनालिसिस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, जो हमने सारा का सारा एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया। तो ये था बिजनेस एक्सटर्नल चैप्टर 6 बिजनेस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम था एक्सटर्नल एनालिसिस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर।